गेट से स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है और आज हम डीबीएमएस का 11वां लेक्चर देख रहे हैं। इससे पहले मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिलेशनल अलजेब्रा अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत भी काम आएगा और आगे भी आएगा ही, तो थोड़ा रिवीजन रही अच्छा रहेगा। एसक्यूएल से शुरू करते हैं। ठीक है, नया ही टॉपिक है एकदम। अगर तुमने नहीं कराया तो एसक्यूएल एकदम नया टॉपिक है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसके सब लैंग्वेजेस होते हैं डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस मेन चीज़ देखेंगे जो चीज़ें तुम्हारे काम आएंगी। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, डीडीएल। अब ये क्या क्यों काम आती है? डिफाइन करने के लिए ना, यूज टू डिफाइन स्ट्रक्चर डेफिनेशन ऑफ डीबी टेबल। जैसे डिफाइन करना है टेबल का स्ट्रक्चर या डेफिनेशन, तो क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, एल्टर टेबल। एल्टर मतलब ऐड या रिमूव एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जो होते हैं, जो कॉलम के नाम होते हैं, उनको ऐड या रिमूव करना। प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स, ये सब एक्सेट्रा। ठीक है, नॉट नल भी आ जाता है। चेक चेक भी आता है। यूज टू सेट रेंज ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, रेंज ऑफ एट्रीब्यूट वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी हैं, ये डिफाइन करने के काम आती हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यूज टू मॉडिफाई डेटा रिकॉर्ड्स एंड एसेस रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम डीबी। तो मैनिपुलेट कर रहे हैं यानी मॉडिफाई कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को और एसेस कर रहे हैं जो हमें डेटा चाहिए। जैसे इंसर्ट करना, एसेस करना है, सेलेक्ट करना। मॉडिफाई करना है, डिलीट, अपडेट, इंसर्ट। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल। डेटा कंट्रोल फॉर ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। दो तरह का होता है, कंट्रोल कर रहे हैं डेटा को, फ्लो को, या फिर किस तरह से यूज़ करना है। तो कंट्रोल फॉर ट्रांजेक्शनल मैनेजमेंट मतलब टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसी बिकॉज ऑफ कंकरेंट यूजर। अब तुम भी टेबल में ऐड कर रहे हो, मैं भी टेबल में ऐड कर रहा हूँ, कौन पहले ऐड करेगा, है ना? तो रोल बैक है, कमिट है, चेक पॉइंट्स है। डेटा कंट्रोल फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन, किसी यूजर को अलाउड ही ना हो तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए ग्रांट एसेस, रिवोक एसेस, ये सब भी डीसीएल के अंदर आता है। ठीक है, अब आते हैं एसक्यूएल क्वेरी वर्सेस आरए। आरए मतलब रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी में। तुम्हें याद होगा एसक्यूएल में हम कैसे लिखते हैं, जैसे तुमने पढ़ रखा होगा ना, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट A1 A2 ऐसे करके कॉलम नेम, एट्रीब्यूट्स नेम है। फ्रॉम ये देखो 1 से लेके n तक जा रहा है। ठीक है, और फ्रॉम R1 R2 RM मतलब हमारी जो टेबल्स हैं वो अलग अलग हो सकती हैं और जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम हो ये नंबर में। ठीक है, मान लो तुम सिर्फ दो ही कॉलम ले रहे हो, और बाकी 100 टेबल है अलग अलग। ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। फ्रॉम रिलेशन, जो भी रिलेशन है, वेयर प्रीडिकेट कंडीशन, जो भी कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नंबरिंग ऊपर नीचे हो रखी है क्योंकि पहले फ्रॉम होता है। अगर तुम देखोगे तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट होगा इन सब का, है ना? फिर जो एक प्रॉपर टेबल बनेगी उसमें से हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, वेयर प्रेडिकेट कंडीशन। तो ये सिलेक्शन ऑपरेशन का काम करता है, हमने रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ा था। और प्रोजेक्शन लास्ट में सेलेक्ट करना है, यानी प्रोजेक्शन करना। ठीक है, याद है तुम्हें? ये लास्ट में हमेशा लगता है। तो आर ए कैसे बनेगा, पहले तो R1 क्रॉस R2 ऐसे RM तक जाएगा, फिर कंडीशन लगेगी, एक सिलेक्शन ऑपरेशन है ना? उसके बाद जो है दैट इज प्रोजेक्शन। तो ये प्रोजेक्शन होगा यहाँ पे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्यों लगाया अभी समझ में आएगा तुम्हें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये डिस्टिंक्ट वैल्यू लेता है। देखो, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊँ तो यहाँ पे अगर एनरोल में SID CID दे रखे हैं, ठीक है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 1 2 2, और इन्होंने कोर्स दे रखा है 1 2 2 3। अब हर कोर्स का इंस्ट्रक्टर जो है वो KKNN है ना? कोर्स नवाते जो भी है, तुम एक इंस्ट्रक्टर का नाम ले लो। टू रिट्रीव SIDs एनरोल सम कोर्स टॉट बाय के। तो ये सम कोर्स मैंने तुम्हें पहले बता रखा है कि जिन्हें कुछ कोर्स ले रखे हैं जो के ने पढ़ाया है। ठीक है, इसलिए RA में ये मैंने रिलेशनल अलजेब्रा में बताया था। तो इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले यहाँ पे रहते हैं, है ना? फ्रॉम, तो इनरोल क्रॉस करा, यहाँ पे नाम, यहाँ पे कोर्स दो टेबल्स है ना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और इसमें से सिर्फ सेलेक्ट करना है जिसमें इंस्ट्रक्टर जो है कोर्स है। ठीक है, क्योंकि सम कोर्स डॉट बाय की, क्लियर है? जो के ने पढ़ाया है वही हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो इन दोनों टेबल्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। इसमें से जो बच्चे ने इनरोल कर रखा है, इनरोल डॉट सी आई डी ना, इनरोल में CID जो है ये वाली, और वो इक्वल है कोर्स डॉट CID। इसका मतलब वही बच्चा इनरोल हो रखा है जो हमारी पूरी टेबल बनेगी क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद। उसमें ऐसे ऐसी चीज़ों को पकड़ेंगे जो इनरोल डॉट CID इक्वल टू कोर्स डॉट CID हो, है ना? यहाँ पे जो CID मैच कर रही है वो C1 देखो मैच कर रही है ना? तो इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इक्वेट, इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं, मतलब एक तरह से चेक कर रहे हैं कि इक्वल कौन है। अब ये जैसे ही C1 पता चला, क्योंकि हमने ये N वाले हटा दिए हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ सिर्फ के ही लिए हैं, है ना? तो सेलेक्ट कौन सी होगी, वो SID होगी जिसने के से कोर्स लिया है। क्लियर है? तो S1 S2 जो होंगे डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। बाय डिफॉल्ट डिस्टिंक्ट होता है, लिखा है ना, बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्शन इज डिस्टिंक्ट। तो हम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट SID कर रहे हैं, इसको ही हम अब इस क्वेरी में लिखेंगे SQL में, फ्रॉम इनरोल एंड कॉमा कोर्स, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर के है, एंड इनरोल डॉट CID इक्वल टू कोर्स डॉट CID। क्लियर है? एक चीज़ ध्यान रखना कि रिलेशनल अलजेब्रा में जो भी तुम्हें कॉम्प्लेक्स लगेगा वो SQL में आसान हो जाएगा, होपफुली। ठीक है, अगर तुमने SQL पहले से पढ़ रखी है तो मोस्टली हमने पढ़ी होती है तो आसान लगता है। बस कुछ चीज़ें नहीं आती जैसे डिस्टिंक्ट, प्रोजेक्शन हम यहाँ पे लेते हैं, हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हम हमेशा ये याद रखते हैं ना। तो डिस्टिंक्ट में याद रखना, बाय डिफॉल्ट जो होता है प्रोजेक्शन जो होता है डिस्टिंक्ट वैल्यू ही लेता है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे सेलेक्ट SID फ्रॉम एनरोल कोर्स करते हैं अगर हम, ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं लगाते, तो उसमें S1 जो है ट्वाइस है, दो बार आ जाता है S1। ठीक है, दोनों टाइम कोर्स का ही कोर्स है, C1 C2 दोनों ही कोर्स के कोर्स हैं, है ना? तो यहाँ पे S1 S2 आता। डिस्टिंक्ट यूज़ करने की वजह से ये दो बार S1 नहीं आया, सिर्फ सॉरी मैं, हाँ ये सही बोला, S1 जो है एक ही बार आया। ठीक है, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर के हो और कोर्स ID दोनों की सेम हो। तो अगर इस फॉर्म में हम देखें तो समझ में आता है। बेसिक SQL क्लॉजेस देख लेते हैं। क्लॉजेस के अंदर क्या क्या जाते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मैंने बताया, ये चीज़ है जो है तुम्हारी मर्जी है, लगाओ या ना लगाओ। ठीक है, A1 से लेके N बता दिया। फ्रॉम, ये हमारे क्या है, कॉलम नेम कह लो, एट्रीब्यूट कह लो। फ्रॉम रिलेशन अलग अलग दे दिए। वेयर कंडीशन ये भी क्या है, मतलब ये जो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो अगर तुम नहीं भी लगाओगे तो भी क्वेरी लिखी जा सकती है। वेयर कंडीशन, ग्रुप बाय, वेयर के बाद है ग्रुप बाय एट्रीब्यूट्स, ग्रुप करने का तरीका, हैविंग कंडीशन, ये सब बताएंगे तुम्हें।
ऑर्डर बाय एट्रीब्यूट्स डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग नहीं लगाओगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट होगा, ठीक है। अब तुम यहाँ नंबरिंग देखो तो सबसे पहले ये यूज़ होता है, मैं नीचे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ दिख रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जा रहा है ना, थोड़ा ब्लर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो एग्जीक्यूशन फ्लो जो है इस तरह का है ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी। तो पहले फ्रॉम चलेगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद वेयर होगा, सिलेक्शन ऑपरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप बाय, फिर हैविंग, फिर सेलेक्ट डिस्टिंक्ट यानी प्रोजेक्शन ऑपरेशन, उसके बाद ऑर्डर बाय, ठीक है। याद करने की जरूरत नहीं है नंबरिंग, तुम खुद यहाँ पे कॉमन सेंस लगा सकते हो कि पहले क्या क्या हो रहा होगा। आज ग्रुप बाय पे, ग्रुप बाय में क्या होता है कि यूज टू ग्रुप रिकॉर्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। जैसे सेलेक्ट एक्स एवरेज वाई फ्रॉम आर ग्रुप बाय एक्स, तो यहाँ देख रहे हो एक्स जो है उसी, अगर हम यहाँ पे ग्रुप बाय जिसको भी ले रहे हैं उसी को सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना हमेशा। इफ ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज, तो कुछ चीज़ें हैं, 3 चीज़ें याद रखनी है कि जब भी ग्रुप बाय यूज़ करते हो। पहला कि ऑल एट्रीब्यूट ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज मस्ट बी इन सेलेक्ट क्लॉज, तो ग्रुप बाय के बाद जो लिखा है वो हमेशा होना चाहिए सेलेक्ट के बाद, क्लियर है। अगर ग्रुप बाय के बाद जो लिखा है वो नहीं है सेलेक्ट के बाद, भाई गड़बड़ है, नहीं चलेगी क्वेरी। अगले कैन यूज़ एग्रीगेट फंक्शन इन सेलेक्ट क्लॉज, अब तुम बोलोगे भाई ये कहाँ से आ गया, ये वाई कहाँ से आ गया, तो गलत है। हाँ गलत है, मगर एग्रीगेट लगा दिया ना, ये एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं, मैं नीचे बताऊंगा एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, मगर इससे पहले तुम एक बार ध्यान रख लो, हम एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं सेलेक्ट क्वेरी के बाद। बस ऐसे इंडिविजुअल एट्रीब्यूट मत ले लेना कोई और, सिर्फ एक्स है तो यहाँ लिया है तो एक्स ही लेंगे, यहाँ वाई नहीं ले सकते। और नॉट अलाउड टू सेलेक्ट एनी अदर एट्रीब्यूट, बता दिया मैंने तुम्हें, एक्स वाई जेड है तो अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स ही होगा, बाकी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते, सॉरी, है ना। तो नॉट अलाउड टू सेलेक्ट एनी अदर एट्रीब्यूट इन सेलेक्ट क्लॉज। अब एग्रीगेट पे आएगा तो देख लेते हैं एग्रीगेट फंक्शन जो होते हैं, ये देखो काउंट सम एवरेज मिनिमम मिन मैक्स, है ना, इनको ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तुम्हें पता भी होगा। तो एग्रीगेट फंक्शन कंप्यूट्स एग्रीगेशन ऑफ नॉन नल वैल्यूज़, ये बात ध्यान रखने की, नॉन नल वैल्यूज़ के लिए होते हैं, ठीक है। काउंट करना है, सम करना है, देख लेते हैं। बाकी देखो मोस्टली जो है वो क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि मिनिमम निकाल रहे हैं मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो एक बढ़िया से क्वेरी में ही सब कुछ कवर कर देंगे। पहले काउंट देख लेते हैं, ठीक है, सारे नहीं कवर कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली बहुत ईजी चीज़ है, ऐसा मत समझो कवर नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन देखेंगे तो सब समझ में आएगा। अब यहाँ पे एक आर दे रखा है हमें, क्रिएट टेबल आर, ए जो है इंटीजर है, बी जो है इंटीजर है, क्लियर है, फोकस में, हाँ। तो यहाँ पे देखो ए की कुछ वैल्यूज़ है, बी की कुछ वैल्यूज़ है, और एक आईडी रो आईडी नाम से बनाया जाता है, ये डेटाबेस खुद मेंटेन करता है यूनिकनेस के लिए। रो आईडी मेंटेन बाय एसक्यूएल, एसक्यूएल खुद मेंटेन करता है इसको, ठीक है, जो ब्लैक से लिखा है ये, अगर तुम ये क्रिएट टेबल करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो काउंट क्या करता है, काउंट स्टार, स्टार मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स काउंट कर दो, ठीक है। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, काउंट ए तो नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज ऑफ ए एट्रीब्यूट, कितनी नॉन नल है उनको काउंट करना। काउंट डिस्टिंक्ट है कि नॉन नल तो ठीक है, डिस्टिंक्ट भी होनी चाहिए, अलग अलग भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर 20 2 बार है तो एक ही बार यूज़ होगा। अब देखो क्वेश्चन देख लो, सेलेक्ट स्टार काउंट स्टार A1 काउंट A2, ये साथ में इनका नाम, नया नाम कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम नया नाम नहीं करोगे तो टेबल जो बनेगी वो काउंट स्टार लिखा हुआ आएगा A1 की जगह पे, काउंट ए लिखा हुआ आएगा A2, है ना। तो हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए A1 A2 A3 कर दिया। अब काउंट स्टार करना है, नहीं टोटल कितने हैं, ए और बी को देखना है, ऐसे मत सोचना दोनों नल हैं तो ये काउंट ही नहीं होगा, नहीं भाई। काउंट स्टार मतलब सारी की सारी कितने हैं, टोटल 7 है तो 7 हो गया। सेकंड है काउंट ए, काउंट ए में अब सिर्फ काउंट ए एट्रीब्यूट की बात हो रही है, तो यहाँ नॉन नल वैल्यू का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देखने थे, यहाँ नॉन नल वैल्यू देखनी है। तो कितने टोटल, 2 तो नल ही दिख गए, बाकी सब 7 - 2 है ना, तो 5 है। लास्ट है डिस्टिंक्ट, अब डिस्टिंक्ट देखो यहाँ 20 2 बार है, मैंने तुम्हें बताया 20 2 बार है तो एक ही बार काउंट होगा, डिस्टिंक्ट की बात हो रही है क्योंकि, क्लियर। अगला देखो एग्जाम्पल, इसमें सब कुछ है, सम एवरेज वगैरह। अब सम ए ले रहे हैं A1, सम डिस्टिंक्ट ए ले रहे हैं A2, एवरेज ए ले रहे हैं A3, एवरेज डिस्टिंक्ट ए ले रहे हैं A4, मिनिमम ए मैक्सिमम ए, जस्ट तुम्हें क्लियर करने के लिए कि अंतर ना, ऐसा ना हो कि तुम्हें पता नहीं चले, है ना। फ्रॉम आर ये हमने स्टेटमेंट लिख दी। अब पहले तो आउटपुट में क्या होगा, सारी ये सब कॉलम नेम होंगे A1 A2 A6 तक, है ना। सम ए क्या कर रहा है, इन सबको जोड़ दे रहे हैं, डेफिनेटली नल को नहीं जोड़ेगा, तो इन सबका जोड़ करने से 220 आ गया। अब सम डिस्टिंक्ट ए की बात होगी तो यहाँ 20 2 बार है तो एक ही बार काउंट होगा, है ना। तो 220 में से 20 गए तो 200 ही बचे, है ना। ये तो मैं मैनुअली बता रहा हूँ, मगर वो तो सब कुछ सम करेगा, बस डुप्लीकेट वैल्यूज़ को सम नहीं करेगा। अगला देखो एवरेज ए, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ए अपॉन काउंट ए। तो काउंट, ध्यान ध्यान देना कि काउंट ए जब हम करेंगे ना तो वो 5 का ही होगा, समझिए, मतलब नॉर्मल वैल्यूज़ का ही काउंट होगा। तो 220/5 दैट इज 44, पॉइंट में भी आंसर आते हैं, ठीक है। ओह मैंने नीचे दिखाया नहीं तुम्हें, सॉरी, ठीक है। मैं कह रहा था एवरेज ए जो होता है सम ए अपॉन काउंट ए होता है 220/5 दैट इज 44, डन, पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। एवरेज डिस्टिंक्ट ए तो सम डिस्टिंक्ट ए अपॉन काउंट डिस्टिंक्ट ए, देखो अब यहाँ पे हम 44 तो लिया है, समझ में आया कैसे, 5 क्यों हुआ नीचे, क्योंकि नॉर्मल वैल्यू, सम जब नॉर्मल वैल्यूज़ का हुआ है तो काउंट भी तो नॉर्मल करेंगे, है ना। काउंट मैंने तुम्हें बताया कि जब ए की बात होती है तो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। अब डिस्टिंक्ट की बात करें तो सम डिस्टिंक्ट ए करेंगे दैट इज हमारा 200, और काउंट करेंगे डिस्टिंक्ट कितने हैं, 4 ही हैं, बताया था ना यहाँ, तुम्हारा 50 आ गया आंसर। उसके बाद मिन और मैक्स में तो कोई झंझट ही नहीं है, मिनिमम तो नॉन नल ही होगा, मैक्सिमम भी नॉन नल ही होगा ना। और बजाय सारी की सारी रोज़ नल है वो अलग बात है। जैसे मिनिमम ये देखो सबसे छोटा ये कौन सा 20 है, 20 से छोटा है ही नहीं, और मैक्सिमम ये देखो तो एक ही यहाँ पे 80 दिख रहा है, क्लियर, होप समझ में आ रहा होगा। अब हमने एग्रीगेट देख लिए, अब ग्रुप बाय दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक मान लो रिलेशन ऐसा है, तो ग्रुप बाय ए जो करेगा, अगर मैं ए के बेसिस पे ग्रुप बाय करूँ तो तुम देख रहे हो A1 A2
ये A1 ये जो टिक लगा रखे हैं मैंने, ये सब एक ग्रुप में आ जाएंगे। वैसे नहीं कि पहला ग्रुप इन्हीं का बनेगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं ये पहले नंबर पे तो पहला इसी का बन रहा है। फिर A2 का ग्रुप बना दिया, नल का ग्रुप बना दिया। तो ग्रुप बनाने ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सब नहीं देखना हमें। तो यहाँ 3 ग्रुप बने ए के बेसिस पे, समझ में आया क्यों? क्योंकि ग्रुप बाय यूजिंग ए करा है हमने। तो ठीक है, ग्रुप बन गए। अब सेलेक्ट ए फ्रॉम आर, तो यहाँ पे ए करा तो ग्रुप बाय भी ए ही कर रहे हैं, तो ये क्वेरी एकदम ठीक क्वेरी है। बताया मैंने कि यहाँ पे जो एट्रीब्यूट होगा वो सेलेक्ट के बाद भी होगा, है ना, सेलेक्ट क्लॉज के बाद भी होगा। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे इसका आउटपुट क्या है, तो ए बनेगा, उसके नीचे A1 नल A2, ये 3 चीज़ें बनेंगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई तुम्हें? अगला है सेलेक्ट ए कॉमा एवरेज सी। मैंने अगेन बताया एग्रीगेट फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, एग्रीगेट एवरेज सम वगैरह यूज़ कर सकते हैं, बस सिंगल यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी ठीक चलेगा। फ्रॉम आर, हम आर में से पहला स्टेप, सेकंड स्टेप है ग्रुप बाय ए कर दिया है। सेलेक्ट ए करेंगे और साथ में एवरेज सी। देखो मैंने बताया अगर इसका नया नाम नहीं रखोगे तो एक्जैक्टली वही नाम आएगा। तो हमारे पास ए और एवरेज सी करना है, तो A1 नल A2। और एवरेज सी की बात करें तो यहाँ पे 80-90 के बीच में होता है, 85 है ना, एवरेज निकालना आता है। 60-40-50 आ गया एवरेज, 75 एवरेज आ गया। ठीक है, हम सी का एवरेज देख रहे हैं। तो ये क्वेरी भी ठीक लग रही है। अगली क्वेरी देखो जो गलत क्वेरी है, सेलेक्ट ए कॉमा बी। अरे बी कहाँ से आगे, जब ग्रुप बाय ए कर रहे हैं तो इनवैलिड क्वेरी है। सेलेक्ट बी फ्रॉम आर ग्रुप बाय ए, ये तो है ही नहीं भाई, बी और कहाँ आगे, अगेन ये इनवैलिड क्वेरी। अब ग्रुप बाय के बाद हैविंग आता था, याद है? हैविंग देख लेते हैं। और उसके बाद मैंने तुम्हें वो भी बताया था ऑर्डर बाय तो मैंने बता दिया। ऑर्डर करना है, अगर डिफ़ॉल्ट ऑर्डर है हमारा इंक्रीजिंग होता है, बाकी अगर डिक्रीज DESC लिखा है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। हैविंग क्लॉज देख लो, यूज टू सेलेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन कंडीशन। तो हैविंग कंडीशन है, उसके बेसिस पे ये ग्रुप तो बन गए मगर कंडीशन के बेसिस पे। जैसे देखो, सेलेक्ट ए फ्रॉम आर ग्रुप बाय ए हैविंग एवरेज ग्रेटर देन 60, एवरेज सी ग्रेटर देन 60। तो इसमें अगर हम एवरेज सी देखें तो 85 60 से ज़्यादा है और 75 60 से ज़्यादा है, तो A1 A2 आ गया, नल नहीं आएगा। समझ में? इसमें कंडीशन दे दी हमने, तो ये क्वेरी भी ठीक है। अब यहाँ देखो, सेलेक्ट ए फ्रॉम आर ग्रुप बाय ए वेयर हैविंग सम। अब तुम बोलोगे यहाँ सम की स्पेलिंग गलत लिखी है इसलिए नहीं चलेगी। नहीं, ये सम वो वाला सम है कि जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि सम यानी कुछ क्वेरी है ना, कुछ सी की कुछ वैल्यू अगर 80 से ज़्यादा है तो यहाँ पे ए को बता दो भाई, है ना। तो यहाँ चेक करेंगे, सी की जो भी वैल्यू 80 से ज़्यादा है तो वो आ जाएगा, और डिस्टिंक्ट ही आएगा। ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ देखो 80 से ज़्यादा 90 दिख रहा है, और ये दोनों में से कोई 80 से ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 90 फिर दिख रहा है, तो A1 A2 आ जाएगा। यही आया, क्लियर है? तो ग्रुप की कंडीशन की ग्रुप के बेसिस पे डिसाइड होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान रखना। सेलेक्ट ए फ्रॉम आर ग्रुप बाय ए से ए ठीक है, मगर हैविंग सी कहाँ से आ गया? डायरेक्ट एट्रीब्यूट कंपेयर हो रहा है, ये गड़बड़ है। अगर तुम यहाँ एग्रीगेट फंक्शन लगाते, यहाँ सम या ये SOME वाला है, या SUM भी लगा लो, ठीक है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ नहीं लगा सकते। सम कैसे करना है, या फिर सम, हाँ सम भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन 60 अगर आ रहा है तो वो भी ठीक है, मगर यहाँ एग्रीगेट चलेगा, डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते, तो ये इनवैलिड क्वेरी होगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन है गिनती के, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, मजा आ जाएगा अगर समझ गए तो। रिट्रीव EID फ्रॉम वूज गेट मैक्सिमम सैलरी। एम्प्लॉय आईडी बतानी है, हमारे पास ये रिलेशन दे रखा है एम्प्लॉय आईडी सैलरी का। हमें एम्प्लॉय आईडी बतानी है जो मैक्सिमम सैलरी ले रहा है। अब इसलिए मैं कह रहा था तुम्हें कि पिछली वीडियो ध्यान से देख लो, पिछली 2 वीडियो जो भी जिसमें भी हमने रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ा है ध्यान से। ठीक है, पिछली 2-3 वीडियोज़ में हम रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ रहे थे, तो ये चीज़ तुम्हें ईजिली समझ में आ जाएगी। अगर नहीं भी आई है तो मैं इस तरह से समझा देता हूँ तुम्हें कि हमें एम्प्लॉय आईडी देखनी है जिसकी मैक्सिमम सैलरी हो। तो हम एम्प्लॉय लेंगे, हमने यहाँ पे कंडीशनल ज्वाइन कर दिया जिसकी सेल स्मॉलर देन सेल एस, मतलब रीनेम कर दिया, क्योंकि रीनेम करना पड़ता है ना, वरना एट्रीब्यूट नेम कॉलम नेम जो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने आई, और मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूँ, एस, आई और एस ले लेते हैं। ठीक है, तो रीनेम करने का क्या तरीका है, यहाँ पे ना रीनेम में जो नाम है आई और एस, एक नए कॉलम नेम दे देते हैं। तो हमने क्या करा, जिसकी भी सैलरी स्मॉलर देन एस है वो सारे यहाँ आ जाएंगे, यानी यहाँ पे वो लोग आएंगे जिनकी सैलरी किसी न किसी से छोटी है। सही बात है, उसकी भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी ले रहे हैं, और जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी एम्प्लॉय आईडी में से माइनस कर देते हैं। तो समझ में आया कि क्या हो रहा है, कि जिनकी किसी न किसी से कम सैलरी है वो लोग यहाँ जाएंगे, और यहाँ पे बाकी सारे आ जाएंगे। तो बचे क्या, जिनकी किसी से कम सैलरी नहीं है ना। तो ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अब हम 3 तरीके की क्वेरी देखने वाले हैं SQL में। पहला विदाउट मैक्स फंक्शन, मैक्स के एक एग्रीगेट फंक्शन है। ठीक है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि ऐसी SQL क्वेरी लिखो बिना मैक्स यूज़ करे, तो देखो इस तरह से लिखते हैं, सेलेक्ट EID फ्रॉम एम्प्लॉय। देख रहे हो, मैं प्योर मैथमेटिकल खेल रहा हूँ यहाँ पे, कि हमने EID ली एम्प्लॉय में से, एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज़ करा। ठीक है, एक्सेप्ट यानी माइनस, देख रहे हो एक एक चीज़ समझ में आ रही है, ऑल एम्प्लॉयज़ ले लिए, एक्सेप्ट सेलेक्ट T1.EID। T1 और T2 के टेम्परेरी 2 टेबल्स हैं, सेम एम्प्लॉय टेबल से बनी है, इसलिए नाम चेंज करना पड़ा। ठीक है, जहाँ पे सैलरी ऑफ T1 स्मॉलर देन सैलरी ऑफ T2, नो मैटर, कोई भी लेते हैं, है ना। बस एक चीज़ समझ में आती है, ये एम्प्लॉय आईडी उसकी देगा जिसकी सैलरी स्मॉलर देन सम एम्प्लॉय सैलरी है। समझ में आ गया, यहाँ पे स्मॉलर देन वाला लगाया तो ये आ गया, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, है ना। बस EID लेंगे, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है किस तरह से हमने बिना मैक्स के यूज़ करे हमने मैक्सिमम सैलरी वाले EID यानी एम्प्लॉय आईडी बता दी। दूसरे मैक्स, अगर मैक्स का यूज़ करते हैं तो मैक्स में भी क्या है, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी पूछ रहे हैं। तो एक ये देख लो किस तरह से हमने फॉर्म करें इस क्वेरी को। अगर मान लो एम्प्लॉय आईडी हमारे पास E1 से लेके E5 तक है, दिख रहा है क्या सही से? हाँ, E1 से E5 तक है, सैलरी दे रखी है इनकी। तो यहाँ सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करनी है जहाँ पे सैलरी इक्वल टू ये, तो ये कांस्टेंट है,
ये कांस्टेंट है जब भी वेयर के बाद आ रहा है, ठीक है। तो सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी कौन सी है, 80 दिख रही है, यहाँ 2 बार दिख रही है ना, तो एम्प्लॉय आईडी भी 2 दिखेंगी, है ना, E2 और E4। तो यहाँ पे 80 जो है हम वेयर के अंदर सैलरी इक्वल टू 80 है एक तरह से, ऐसा बोल रहे हैं, तो कांस्टेंट है, समझ में, वेयर के अंदर कांस्टेंट आ रहा है। क्वेरी 3 देखो कि सेलेक्ट EID, अब यहाँ पे कर रहे हैं फ्रॉम के अंदर लगा रहे हैं, तो यहाँ कांस्टेंट यहाँ टेबल आएगा, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल है तो ये भी एक टेबल है। अब देखो इसको जरा देखना ध्यान से, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगा दिया, इसको आगे टेम्प लिखना है, यानी टेम्प नाम की टेबल बना दी। अब टेम्प नाम की टेबल में क्या है, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी, उसका नाम दे दिया एम सैल, क्योंकि यहाँ पे अगर एम सैल नहीं देते तो यहाँ पे मैक्स सैलरी लिखा हुआ होता है ना, तो कंफ्यूज हो जाता कोड की मैक्स तो एक फंक्शन का नाम है ना, मगर यहाँ तो कॉलम का नाम था, इसलिए हमने एक मैक्स सैल दे दिया, ठीक है। तो अब ये जो है एक पर्टिकुलर टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल हमारी ये हो गई जो मैंने ऊपर दिखाई, और दूसरी टेबल हमारी ये हो गई जिसके अंदर सिर्फ एम सैल है। अब इन दोनों का क्या होगा, कंपैरिजन होगा, जहाँ पे एम्प्लॉय डॉट सैलरी इक्वल टू टेम्प डॉट एम सैल, तो इन दोनों कॉलम्स का कंपैरिजन होगा, तो यहाँ देखेंगे 80 जो है मैच कर रहा है, ये दोनों टिक हो गए, है ना, ये एम्प्लॉय आईडी ले लेगा इसमें से। अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट है, और मुश्किल नहीं है अगर तुमने ये रिलेशनल अलजेब्रा ध्यान से समझ रखा है तो, ठीक है। एम्प्लॉय है, आईडी सैल सब दे रखा है, मगर इस बार सेकंड हाईएस्ट सैलरी लेनी है, याद होगा हमने ऐसे क्वेश्चन भी बहुत करे थे। तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी के लिए पहले फर्स्ट हाईएस्ट तो देख लो, तो यहाँ पे जिसकी भी सैलरी किसी ना किसी से छोटी है ना, हमने यहाँ क्या करा, उन सभी एम्प्लॉय आईडी और सैलरी को ले लिया और टेम्प में स्टोर करा दिया, टेम्प टेबल का नाम है, ठीक है, रीनेम करा, ये सिलेक्शन ही रीनेम है ना। तो हियर टेम्प कंटेन ऑल एम्प्लॉय एक्सेप्ट वो गेट मैक्सिमम सैलरी, है ना, तो जिसकी सैलरी किसी ना किसी से छोटी है ना, वो इस टेम्प टेबल में आ जाएगा। तो अगर तुम ऊपर वाले एग्जांपल देखो, तो यहाँ पे टेम्प टेबल में 70 50 60 वाले आगे, 80 नहीं आया, क्योंकि 80 की मैक्सिमम सैलरी थी, है ना। अब हमें सेकंड हाईएस्ट चाहिए, तो फर्स्ट हाईएस्ट का एक तो तरीका मिल गया हमें कि हमने गायब कर दी उसे। सेकंड हाईएस्ट के लिए देखो, हमने टेम्प को फिर से अगेन कर रहे हैं, यानी अब हमारे पास जो टेम्परेरी टेबल है ना, एम्प्लॉय टेबल तो ये थी जिसमें 80 भी प्रेजेंट था, अब टेम्परेरी टेबल में जो मैक्सिमम मिलेगा वही तो हमारी सेकंड हाईएस्ट होगी, तो वही कर रहे हैं हम। जिसकी सैलरी किसी ना किसी से छोटी है उसमें से EID निकाल दो और उसको सब्ट्रैक्ट कर दो टेम्प में से, समझ में आया। तो EID देखो, टेम्प में EID हमारे पास कौन सी है, E1 E2 E4, ये समझ में आया। E3 क्यों गायब हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐसी ही रहने दी हैं जो किसी ना किसी से छोटी हैं, तो एम्प्लॉय से टेम्प बनाया हमने, E3 को गायब कर दिया, क्योंकि ये कंडीशन थी किसी ना किसी से छोटी होनी चाहिए सैलरी एक दूसरे में, है ना। अब यहाँ पे हमने चेक करा E1 E2 और E3 E4 को, ठीक है, सारी एम्प्लॉय आईडी ले ली, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया वो जिसकी किसी ना किसी से छोटी है, तो यहाँ 70 बच गया, तो सेकंड हाईएस्ट आ गया ना 70, क्लियर है। अब इसकी SQL क्वेरी लिखनी हो तो देखो मैक्स यूज़ कर रहे हैं, बिना उसकी करने में तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मगर तुम्हें बता रखा है बेसिक तरीका तो एक्सेप्ट वाला, तो तुम वैसे भी कर सकते हो। अब सेलेक्ट, अब यहाँ पे मैं तुम ऊपर से पढ़ रहा हूँ मगर मैं करूँगा पीछे से, ठीक है, पीछे से देख लेते। सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल कौन सी है, ये पहली वाली टेबल है जिसके अंदर सब कुछ था, ठीक है। हमेशा जब भी एम्प्लॉय बोलूँगा ये वही टेबल है जिसमें 70 50 80 60 सब है। तो मैक्सिमम सैलरी पकड़नी तो 80 आ गई, क्लियर है, तो ये फर्स्ट मैक्सिमम, यहाँ 80 इज द आंसर, है ना। वेयर सैलरी स्मॉलर देन 80, तो ये तो ठीक है, समझ में आता है। सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, अब हमने यहाँ दूसरी क्वेरी सेकंड मैक्सिमम सैलरी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, अब यहाँ वेयर सैलरी स्मॉलर देन 80, सर मैं ये 80 जो है कांस्टेंट क्रिएट हो गया, तो कोई ऐसी सैलरी बताओ जो 80 से कम है, तो 80 हटा देंगे, तो ये तीनों आ गई, E1 E2 E4 70 50 60, है ना। ये तो हम तो पूरी चेक कर रहे हैं ना कि इन तीनों में से सबसे मैक्सिमम सैलरी कौन सी है, 70 है, ठीक है भाई। एक और कंडीशन, अभी हमें मैक्सिमम सैलरी थोड़ी बतानी थी, हमें उसकी एम्प्लॉय आईडी बतानी थी, तो हमने वेयर सैलरी इक्वल टू 70 कर दिया, समझ में 70 तक कैसे पहुंचे, तो सेलेक्ट EID फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू 70। अब एम्प्लॉय में क्या है, E1 E2 E3 4, एम्प्लॉय में तो सब कुछ ही रहेगा, एम्प्लॉय टेबल है ना, उसमें ऐसी एम्प्लॉय आईडी देख रहे हैं जिसका सैलरी 70 हो, क्योंकि यही मैक्सिमम। अभी कहीं और भी 70 होता तो वो भी सेलेक्ट हो जाता, मगर होप तुम समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आए समझ में, कोई डाउट हो पूछ लेना, बाकी नोट्स खुद बनाओ, मैं बोल रहा हूँ दिखाई सही से नहीं दे रहा, तो थोड़ा जो मैं बोल रहा हूँ उसको अंदाज़ा लगा लेना और आगे पीछे कर लेना, क्या पता कभी दिखाई दे या फिर सुनाई देगा तो लिख लेना, ठीक है। चलो फिर।